डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि चौपाल में। मैं हूं अंजू सिंह। कृषि चौपाल यानी एक ऐसा कार्यक्रम जहां पर बात होती है किसान की ही भाषा में। और आज का कृषि चौपाल तो बहुत ही विशेष है, बहुत ही खास। क्यों? ये जानने के लिए मैं आपको लेकर चलती हूं एक छोटी सी यात्रा पर। हम एक ऐसे भूमि पर हैं जहां सुबह होती है आरती की लौ से, यानी दिन का उजाला आरती की लौ से होता है। गंगा की मध्यम मध्यम लहरें यहाँ का इतिहास बताती हैं। यहाँ के पत्थर पत्थर में गीत है, संगीत है। इस नगरी की गलियां भले ही सकरी हैं, लेकिन उनमें विशाल इतिहास समाया हुआ है। लोगों के दिल इतने विशाल हैं कि कोई भी आता है वो उसे अपना बना लेते हैं। यहाँ की घाट, यहाँ की नदियाँ जीवन का रास्ता दिखाती हैं, एक ऐसा समाज बनाती है जिसे हम कहें कि जीवन दर्शन का रास्ता और साफ हो जाता है और सुगम हो जाता है। यहाँ की ये वो नगरी है जिसे ना कभी किसी ने इसका निर्माण किया और ना ये कभी मिटेगी, यानी ये हमेशा से थी और हमेशा सदा के लिए रहेगी। ये नगरी है भोले शंकर की। जी हाँ, ये नगरी है वाराणसी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस कार्यक्रम की, यानी कृषि चौपाल की पावन नगरी बनारस, काशी, वाराणसी से। शुरुआत करते हैं इसी नोट के साथ आज के कृषि चौपाल की, और धीरे धीरे आगे बढ़े, हमारे मेहमानों से आपकी मुलाकात करवाए उससे पहले ये रिपोर्ट देख लेते हैं और इस नई पहचान को और गहराई से समझते हैं। उत्पादन की जब भी बात चलती है तो सबसे पहले बीज और रोपण सामग्री का नाम आता है। बीज और पौध जितनी उन्नत होगी, फसल उत्पादन उतना ही बेहतर होगा। हमारे वैज्ञानिकों ने अधिक पैदावार देने वाली रोग और कीटरोधी किस्मों की लंबी श्रृंखला तैयार की है और ये सिलसिला अब भी जारी है। आज जलवायु परिवर्तन को कृषि पर मंडराते एक बड़े खतरे के रूप में देखा जा रहा है। ऐसे में वैज्ञानिक इस बात का भी ख्याल रख रहे हैं कि बागवानी और सब्जियों की नई प्रजातियां इस खतरे से निपटने में सक्षम हों। बीजोपचार और मृदा उपचार की उन्नत विधियां भी फसल सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। ये बीज जनित और मिट्टी जनित रोगों से फसलों की हिफाजत करती हैं। फिर भी अगर कीट या रोग का अंदेशा हो, एकीकृत नाशीजीवी प्रबंधन बेहतरीन तरीका है। इसी तरह मृदा परीक्षण अंधाधुंध उर्वरकों के इस्तेमाल से बचाता है। बागवानी और सब्जी उत्पादन खाद्यान्न फसलों की तुलना में अधिक जोखिम भरा है। इन पर मौसम की मार का असर अधिक गहरा होता है। बागवानी फसलों की संरक्षित खेती मौसम की मार से बचाने की सबसे उन्नत विधि बनकर सामने आई है। वहीं कम जगह में अधिक उत्पादन के लिए हाइड्रोपोनिक और वर्टिकल फार्मिंग शानदार विधियां हैं। इसी तरह मचान विधि भी अधिक उपज और बेहतर गुणवत्ता वाली तकनीक है। इसमें बेलों को फैलने के लिए जमीन की सतह से ऊपर मचान बनाया जाता है ताकि सब्जियां मिट्टी के संपर्क में आकर खराब होने से बच जाएं। इस विधि में गुणवत्ता और पैदावार दोनों बढ़ती हैं। सूक्ष्म सिंचाई और मल्चिंग भी बागवानी उत्पादन की उन्नत विधियों में गिनी जाती हैं। ये पानी, उर्वरक और समय तीनों की बचत करती हैं। खरपतवार पर भी नियंत्रण रखती हैं।
रिपोर्ट देखी और जिसमें हमने आपको बताया कि कैसे भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान की तरफ से महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं और इसके अगुवा बन रहे हैं हमारे वो कृषि वैज्ञानिक जो कि दिन रात लैब में मेहनत करते हैं और उस लैब की मेहनत को हम खेतों में देख पाते हैं, जिसे किसान साकार करता है, देश को आगे बढ़ाने में अपना एक योगदान देता है। तो चलिए बारी बारी से हमारे जो खास मेहमान हैं, पैनल हैं, उनसे आपकी मुलाकात करवा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर राजेश कुमार जी हैं, निदेशक है संस्थान के। सर स्वागत है कार्यक्रम में। और साथ ही हमारे साथ दूसरे मेहमान हैं डॉक्टर नागेंद्र राय, विभागाध्यक्ष सब्जी उन्नयन में। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर डीपी सिंह है, प्रधान वैज्ञानिक बायोटेक्नोलॉजी में। सभी मेहमानों का जोरदार तालियों के साथ स्वागत। तो देखिए, एक नई क्रांति की शुरुआत हुई है, जिसे हम कहें पोषण क्रांति तो शायद गलत नहीं होगा। तो चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले सर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जिस तरीके से हम लगातार बात करें कि पोषण सुरक्षा अब एक नई चुनौती है और मैं तो ये कहूँगी कि ये हमारे देश के लिए अवसर भी है, क्योंकि हम सब्जी उत्पादन के क्षेत्र में, फलों के उत्पादन में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कि इसमें किसानों का योगदान और बढ़े, इन गतिविधियों से और जुड़े, इसके लिए संस्थान क्या क्या कर रहा है? देखिए, भारत सब्जी उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान रखता है और वर्तमान में हम 207 से ज़्यादा मिलियन टन सब्जी उत्पादन कर रहे हैं और 11.27 मिलियन हेक्टेयर से, और उत्पादकता हमारी लगभग 18.5 टन प्रति हेक्टेयर है। जी, मैं बता दूं कि इस संस्थान का उदय 1992 में सब्जी परियोजना निदेशालय के रूप में हुआ था। तत्पश्चात 1999 में इनके जो उपलब्धियों को देखते हुए इसको भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान का दर्जा दिया गया। हम अपने संस्थान की गतिविधियां अपने 3 विभागों, एक क्षेत्रीय अनुसंधान केंद्र और 2 कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से करते हैं। जी, हमारा 3 विभाग जो है, सब्जी उन्नयन विभाग जो नई नई किस्मों का विकास करता है, जिसमें कि ज़्यादा उपज हो, जलवायु सहनशीलता हो, बहुरोग रोधिता हो, निर्यातोन्मुखी हो, पोषण से ज़्यादा हो। हमारे जो सब्जी उत्पादन विभाग के जो वैज्ञानिक लोग कार्य करते हैं, हम क्या करें उसमें कि सब्जी उत्पादन ज़्यादा हो, जैसे कि संरक्षित खेती के लिए, कार्बनिक खेती के लिए, हम पानी के बचाव के लिए कैसे कम पानी लगे उस तरह से कैसे तकनीकें का ईजाद करें, उसके लिए करते हैं। दूसरा हमारा सब्जी सुरक्षा जो महत्वपूर्ण विभाग है कि हम सब्जी में कीट व्याधियाँ या रोग लगने के लिए क्या उपाय करें कि हमको कम से कम, किसान भाइयों को कम से कम खर्चे में उनका जो रोग है या कीट व्याधियों का हो, जो मैनेजमेंट हो सके। जी, जी। इसके लिए हम बायोपेस्टिसाइड्स पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं आजकल। जी जी। अब मैं बात करना चाहूँगी डॉक्टर राय, आपसे मैं समझना चाहूँगी कि अगर हम सब्जी उत्पादन के क्षेत्र की बात करें, जैसा हमारे प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि नई तकनीक का इस्तेमाल करें, तो सब्जी उत्पादन के क्षेत्र में वो कौन कौन सी नई तकनीकें हैं जिन्हें अपनाया जा रहा है, जिन्हें एम्ब्रेस किया जा रहा है? देखिए, ऐसा है कि भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान का सब्जी उन्नयन विभाग इस समय 42 सब्जियों पर कार्य कर रहा है और मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारतवर्ष में 70 सब्जियां उगाई जाती हैं, जिसमें हम 60% सब्जियों की पर हम अनुसंधान कर रहे हैं, जिसमें हमारी 20 प्रमुख सब्जियां हैं, जैसे टमाटर है, बैगन है, मिर्च है, फूलगोभी है और लोबिया है, तरबूज है, खरबूज है इत्यादि। उसी तरह से हम 22 अल्पप्रचलित सब्जियों पर भी हम खेती कर रहे हैं, जैसे हमारी कलमी साग है, आपका पोई है, बथुआ है और आपके स्वाड बीन है, विंड बीन है, सोयाबीन है। इन से अल्पप्रचलित सब्जियों पर भी कार्य कर रहे हैं। ये जानकर आपको खुशी होगी कि भारतीय सब्जी अनुसंधान के 34 साल हम पूरा कर चुके हैं और 34 साल के अपने इस विभाग ने 134 प्रजातियों संकर किस्मों का विकास किया है। जी जी। और हमारी लगभग 40% प्रजातियां ऐसा हैं जो हमारे किसानों तक पहुंच चुकी हैं और जिसमें से कुछ प्रजातियां ऐसी बड़ी बहुत प्रचलित हो चुकी हैं, जैसे हमारा टमाटर का काशी अमन है, बैगन का हमारा शंकर काशी संदेश है, मिर्च का हमारी जो है आपकी काशी कोमल है, काशी अनमोल है, काशी रत्ना है, काशी, और इसी तरह से लोबिया में हमारी काशी कंचन है, काशी निधि है और आपकी भिंडी में हमारी काशी सैसूर है, काशी पराक्रम है,
नेनुआ में आप में देखें तो काशी श्रेया है और काशी ज्योति है। इसी तरह से हमारी काफ़ी प्रजातियां जो है किसानों तक पहुंची हैं। सर, आपसे जानना चाहूँगी डॉक्टर सिंह, बायोटेक्नोलॉजी से किस तरह से इन प्रजातियों को और प्रगाढ़ किया जा रहा है, रेजिलेंस करने की कोशिश की जा रही है कि रेजिलेंट हो, जैसे जलवायु परिवर्तन हो रहा है और हम देख रहे हैं कीट और बीमारियां भी ऐसी आ रही हैं जिनका निवारण कई बार समझ नहीं आता किसानों को। तो क्या बायोटेक्नोलॉजी इसमें हेल्पफुल है और है तो कैसे? जी, बायोटेक्नोलॉजी जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे किसान भाई भी, चूँकि बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा क्षेत्र है जो आजकल काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ा है, तो और हमारे किसान भाई भी बायोटेक्नोलॉजी या जिसको कि हम जैव प्रौद्योगिकी के नाम से जानते हैं, अगर ऐसे देखा जाए तो जलवायु परिवर्तन के इस दौर में बहुत सारी समस्याएं हैं और रोग जो है वो पहले से ज़्यादा आक्रामक होकर सामने आ रहे हैं। जी। तो इसलिए जो है वो उन रोगों के प्रकोप को कम करने के लिए ऐसी रोग रोधी प्रजातियों को विकसित करने की आवश्यकता है जिनके माध्यम से कि किसानों को लागत भी कम लगे, रासायनिक जो दवाइयाँ डालते हैं वो दवाइयों का खर्चा उनका कम हो, दवाइयों से जो पर्यावरणीय जो प्रदूषण हो रहा है वो भी बचे और उसके साथ साथ में जो है वो किसानों को उसका अधिक लाभ मिले। तो ऐसी प्रजातियां हम खास तौर से टमाटर में, मिर्च में, भिंडी में, इस तरीके की प्रजातियां हम जो है वो वायरस फ्री जो पौधे हैं उनके लिए, और इसके अतिरिक्त बैक्टीरिया से जो रोग हैं या फफूंद से जो रोग लग रहे हैं, फंगस से जो रोग लग रहे हैं, उनके निवारण के लिए हम तैयार कर रहे हैं। इसके साथ साथ में एक बड़ी समस्या जलवायु परिवर्तन की ये है कि आप देख रहे होंगे कि और किसान भाई इससे हमेशा रूबरू हो रहे हैं कि आमतौर पे जो तापमान में एकाएक या तो वृद्धि हो जा रही है या तापमान जो है वो कम हो जा रहा है। तो उससे बचने के लिए जो तापरोधी फसलें हैं, ऐसी फसलें जैसे टमाटर की तापरोधी फसलें, काशी तपस की एक वैरायटी है यहाँ पे, काशी अद्भुत की वैरायटी है, ऐसी फसलें जो है वो हम विकसित कर रहे हैं। इसके साथ साथ में जो पोषण सुरक्षा की बात आपने कही है, पोषण सुरक्षा में एक बड़ी चीज आती है सामने निकल के कि जो बायोफोर्टिफाइड यानी कि जो जैव फोर्टिफाइड तरीकों से जो कुछ मिनरल्स हैं ऐसे जिनसे कि मानव शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, तो हम वैसी फसलों के विकास में भी लगे हुए हैं। जैसे गाजर है, गाजर में बीटा कैरोटीन एक कैरोटीन है जो एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है और हम ऐसी प्रजातियों को विकसित करने में लगे हुए हैं। साथ साथ में जैसे जो लाइकोपीन है एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है और टमाटर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो हम लाइकोपीन ऐसे लाइकोपीन रिच जो है वो तमाम सारी प्रजातियां हम विकसित करने के मतलब प्रयास में लगे हुए हैं। विभाग इसमें लगातार काम कर रहा है। चलिए कुछ किसानों के सवाल हैं, वो सवाल ले लेते हैं। जी, कौन पूछना चाहता है अपना सवाल? हम किसान भाइयों को उच्च गुणवत्ता वाले बीज कैसे मिले और गांव-गांव स्तर पे आपके संस्थान द्वारा ऐसे कौन-कौन से कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जिससे सही समय पे हम लोगों को बीज की उपलब्धता हो सके? देखिए, मैं बता दूं कि हमारे संस्थान की जो चाहे किस्में हो चाहे तकनीकी हो, वो काशी ब्रांड से जानी जाती हैं, जो कि बनारस में स्थित है और इसको काशी भी कहते हैं। तो जो भी हमारी किस्में होती हैं, तकनीकियाँ होती हैं, वो काशी लगा के हम बात करते हैं। हम अपनी जो उपलब्धियां हैं या किसानों तक जो जैसे जाते हैं, हमारे 4 फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि फार्मर फर्स्ट, अनुसूचित जनजाति यूपी योजना, अनुसूचित जाति यूपी योजना और हमारे उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए योजनाएं हैं। इनके लिए हम बीज देते हैं जो गुणवत्ता युक्त होता है, उनके खेत में फील्ड डिमॉन्स्ट्रेशन लगाते हैं, ऑन फार्म ट्रायल करते हैं और तकनीकी प्रशिक्षण भी देते हैं कि कैसे लगाएं, कब लगाएं, कौन कौन सी विधियां उसमें उपयोग करें जिससे कि आपके पौधे स्वस्थ रहें और उसमें रोग कम लगे और उपज ज़्यादा हो। यहाँ तो देखिए किसान मौजूद हैं तो उन्होंने अपना सवाल पूछ लिया, लेकिन अगर हम तकनीक और नवाचार और बायोटेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे हैं, आईपीएम की बात करते हैं, लेकिन वो किसानों तक पहुँचे, किसान सब्जी उत्पादन में उसे अपनाए, उन वेराइटीज़ को अपनाए, इसके लिए कहाँ चुनौती आ रही है? क्या आपको लगता है कि जो हमारा सपना है लैब टू लैंड वाला, पीएम भी कहते हैं, हमारे कृषि मंत्री भी कहते हैं, उसमें गैप है? मुख्य रूप से अगर गैप को देखा जाए, जो अंतराल को देखा जाए, तो हम अनुसंधान करते हैं, लेकिन हमारा जो है वो पूरा जानकारी के अभाव में वो तकनीकियाँ, वो किस्में किसानों तक नहीं पहुंच पा रही हैं जी। तो उसके लिए जो हमारे माननीय कृषि मंत्री जी ने जो पिछले दिनों विकसित कृषि संकल्प अभियान चलाया था, ये बहुत ही
उत्तम एक विधा थी, बिल्कुल। जिसके कारण हम लोग बहुत लोग किसानों तक बनारस में ही और इर्द गिर्द जिलों में लगभग 60,000 ज़्यादा से किसानों से सीधा संवाद किया और उनको अपनी तकनीकियों के बारे में, अपनी किस्मों के बारे में बताया। तो काफ़ी किसान इस पर जागरूक हुए और फ़ोन से भी और सोशल मीडिया से भी और आके भी अपना वो तकनीकी जानकारी और किस्मों के बारे में जानकारी ले रहे हैं। हम इनका प्रशिक्षण भी देते हैं। अब जैसे कि खुद बीज उत्पादन कर सके, खुद संकर बीज उत्पादन कर सके, वैज्ञानिक खेती कैसे करें। जी जी। अब एक सिंपल सा छोटा सा उदाहरण देता हूं मैं कि किसान समतल भूमि पर लगाए और उठी हुई मेड़ियों पे लगाए तो उसमें बहुत अंतर हो जाता है। उसमें पानी का बचाव होता है, खरपतवार कम आते हैं, उपज ज़्यादा मिलता है, पौधे स्वस्थ रहते हैं। ये सब चीज़ों की तकनीकी जानकारी हमको देते हैं उनको। और गुणवत्ता युक्त बीज, गुणवत्ता युक्त जो खाद है, रसायन है, ये सब मिलने के लिए हमारे कृषि मंत्री जी ने कहा है कि जैसे हम जल्द ही इस पे कड़ा कानून लाएंगे जिसमें कि बाज़ार में इन सबों का जो स्पूरियस सीड्स है या हमारे जो अमानक रसायन और खाद है, इस पे रोक लग सके। और हम एक और चुनौती देख रहे हैं कि जलवायु परिवर्तन। ऐसे में सब्जियों की खेती हमारे किसानों के लिए कितनी लाभकारी हो सकती है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन के दौर में आने वाले 15 साल की बात करें तब भी पोषण बना रहे, तो इसके लिए प्रजातियों पर कैसे काम किया जा रहा है? आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया, क्योंकि आप जैसा देख रही हैं कि जलवायु परिवर्तन हो रहा है। कहीं अधिक बरसात हो रही तो कहीं पानी नहीं है, तो कहीं सूखा पड़ रहा है, कहीं बहुत सर्दी पड़ रही है और इसका प्रभाव हमारे सब्जी के उत्पादन पर बहुत बढ़ रहा है। ये जो प्रभाव है हमारे जो बड़े किसान हैं उनके ऊपर तो बहुत नहीं पड़ रहा है, क्योंकि उन्होंने अपनी जो है आधुनिक जो सब्जी उत्पादन की तकनीक अपनाए हैं, जैसे पॉली हाउस है, नेट हाउस है और ग्लास हाउस, इसमें सब्जी उत्पादन करके अपना काम चला रहे हैं। लेकिन हमारे जो लघु और सीमांत किसान हैं उनके ऊपर जो है बहुत गहरा प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि ये केवल जो है ओपन फील्ड में ही अपनी सब्जी की खेती कर रहे हैं। जी जी। लेकिन इस दिशा में हमारा जो सब्जी अनुसंधान का सब्जी उन्नयन विभाग है काफ़ी प्रशंसनीय कार्य किया है और हमारा विभाग जो है ऐसी प्रजातियों का विकास किया है कि जो अधिक तापक्रम पर उगा सकते हैं, कम पानी में भी इसकी खेती की जा सकती है। जैसे मैं उदाहरण के रूप में टमाटर की हमारी प्रजाति निकाली है, जैसा कि हमारे डॉक्टर साहब ने बताया कि काशी तपस और काशी अद्भुत है। इसको एक फरवरी के प्रथम सप्ताह में रोपण कर रहे हैं, तो लाल पके हुए फल आपके मई के अंतिम सप्ताह से जून के प्रथम सप्ताह तक लेते हैं। इसी तरह से हमारी एक जो है पालक है, पालक की जो है काशी 12 प्रजाति निकाली गई है, जो कि आप देखते हैं पालक जो है गर्मियों में जो है जल्दी उसमें बोल्टिंग रहती है, लेकिन हमारे वैज्ञानिक ने हमारे विभाग के द्वारा जो हैं काशी 12 पालक निकाली गई है। मूली की भी हमारी एक अच्छी प्रजाति निकाली है, काशी अदरा है, जो कि आपको 12 मास इसकी खेती की जा सकती है। हमने एक कलमी साग है, इसमें भी एक काशी मनु प्रजाति विकसित किया है, जिसको आपकी 50 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान पर भी इसकी सफलतापूर्वक किसान भाई इसकी खेती कर सकते हैं। किसानों का भी सवाल ले लेते हैं। एक और किसान है जी, नदियों के कछारी क्षेत्र को में सब्जी उत्पादन को लेकर कोई शोध कार्य कर रही हैं? इस दिशा में भी हमारे भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान के सब्जी उन्नयन विभाग ने काफ़ी काम किया है और हमारे यहाँ एक उपकार उत्तर प्रदेश काउंसिल से एक परियोजना चली, जो कि 4 से 5 साल तक इस संस्थान में चली और उसके बड़े अच्छे परिणाम आए और उस परिणाम में पाया गया कि हमारे संस्थान की जो विकसित प्रजातियां हैं, जैसे आपकी कोहड़ा की है काशी हरित है, लौकी की है काशी गंगा है, करेला की काशी प्रतिष्ठा है, नेनुआ की है काशी ज्योति और काशी श्रेया है और खरबूज की जो है काशी मधु है। ये सभी प्रजातियां जो है आपके जो कछारी एरिया जिसको हम दियरा लैंड है, उन सभी क्षेत्रों में काफ़ी अच्छी उत्पादन दे रही हैं और उत्पादन के साथ साथ इन प्रजातियों में ऐसी विशेषता है कि बीमारियों कीड़ों से भी लड़ने की क्षमता है, इसलिए काफ़ी सफलता से हमारे किसान भाई जो दियरा लैंड में खेती कर रहे हैं वो कर रहे हैं। अब बात करते हैं डॉक्टर सिंह से। डॉक्टर सिंह, अब हमने ये भी देखा कि नई वेराइटीज़ हम जो डेवलप कर रहे हैं उसके साथ जीनोम का भी एक रोल काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। ये थोड़ा मैं चाहूँगी किसानों को भी समझाएं, क्योंकि इसको लेकर सर भ्रांतियाँ भी बहुत तरह की हैं, वो भ्रांतियाँ भी दूर होनी चाहिए। तो ये कैसे, क्या है ये और कैसे सब्जियों में काम करता है और कौन सी सब्जियों में सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल है? बहुत बृहद परियोजना यहाँ पर है जीनोम एडिटिंग की, सब्जियों में खास तौर से, और उसमें हम विशेष रूप से 2 कार्यक्रम चला रहे हैं। पहला ये कि कुछ सब्जियां ऐसी हैं
जिन पर कि अभी कोई इस तरीके का शोध कार्य नहीं हुआ, जिसके कि होल जीनोम सीक्वेंसिंग यानी कि जो उनका जो आनुवंशिक क्रम है उसको हम लोग डिकोड करने का काम कर रहे हैं। और ऐसी सब्जियां हैं जैसे कि हम ले रहे हैं अभी डॉलिकस यानी कि सेम जो है वो इंडियन बीन जो है वो पहले हमने उसको अभी किया है, और उसके बाद 2 और फसलें हैं जिन पे कि हम अभी काम कर रहे हैं। तो उसके माध्यम से ये होगा कि उन सब्जियों में उन वेराइटीज़ हैं उनमें किस तरीके के ऐसी जीनोम अनुक्रम हैं, कौन से ऐसे जीन हैं जिनको कि हम संशोधित करके या जिनको कि हम और उनका एक्सप्रेशन बढ़ा के हम जो है वो उनको रोगरोधी या तापरोधी या पर्यावरण से लड़ने की उनमें क्षमता विकसित कर सकते हैं। जहाँ तक जीन एडिटिंग का सवाल है, ये टेक्नोलॉजी इस तरीके की टेक्नोलॉजी है जो बहुत ही सुरक्षित है। इसमें हम पौधों में बाहर से कुछ भी नहीं डालते हैं। इसमें जो है वो जो भी उसका हमको जो भी बदलाव करना होता है वो पौधों की जो आंतरिक संरचना है उस संरचना में ही केवल हम बदलाव करते हैं, और उसके माध्यम से हम जो है वो उन्हें ताप रोधी या रोगरोधी या तमाम सारे इस तरीके के गुण उनमें विकसित करते हैं। इसके अतिरिक्त एक छोटी सी चीज़ और है जो हम जैसे कुछ और इस तरीके के जो हाई एंड टेक्नोलॉजी है जिसको बोलते हैं, तो उसमें हम काम कर जैसे मेटाबोलोमिक्स और जीनोमिक्स में भी हम लोग काम कर रहे हैं। इसके अलावा प्रोटियोमिक्स में काम कर रहे हैं। उसका आपको एक बहुत छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। वो ये है कि जैसे हम पौधा लगाते हैं, आपके शरीर में भी तापमान ज़्यादा है या जैसे पौधों का शरीर है उसमें तापमान ज़्यादा है तो उसमें कुछ ना कुछ जैव रासायनिक परिवर्तन होते हैं। उन परिवर्तनों को मैप करके और जो बायोमार्कर्स हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं जो रसायनों के तौर पे, उनसे हम जो है वो तमाम तरीके के प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं जिनका की छिड़काव करके या जिनको उपयोग करके किसान अपने खेतों में अच्छी फसल उगा सकते हैं। चलिए किसानों से बात कर लेते हैं। हमारे साथ बहुत सारे किसान हैं, कोई सवाल पूछना चाहता है? मेरा सवाल सर डीपी सर से है कि सब्जियों की खेती में सर कौन कौन से प्रमुख सूक्ष्म जीव काम में आते हैं और उसका इस्तेमाल कैसे होता है? किसानों को आजकल जैसा कि आप देख रहे होंगे सब्जियों की खेती में सबसे ज़्यादा रासायनिक उर्वरक भी और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो पेस्टिसाइड्स भी, रासायनिक पेस्टिसाइड्स खास तौर से उसका उपयोग कर रहे हैं किसान हमारे। उसके चलते तमाम तरीके की समस्याएं हैं जिनमें कि स्वास्थ्य की समस्याएं भी हैं, पर्यावरण की समस्याएं भी हैं, और जो हमारी मिट्टी है उसके और हमारे पौधों के स्वस्थ रहने की भी समस्याएं हैं। जो ये सूक्ष्म जीवों की बात इन्होंने की है, सूक्ष्म जीव वास्तव में एक आज के समय में एक टेक्नोलॉजिकल रूप से माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी यानी कि जो सूक्ष्म जीवों की टेक्नोलॉजी है, बायोटेक्नोलॉजी है, उसमें एक बहुत तेजी से उभर कर आने वाला नाम है। इसके माध्यम से हम तमाम सारे ऐसे बायो फर्टिलाइजर्स यानी जैव उर्वरक बना रहे हैं जिनको कि किसानों तक पहुंचाया भी जा रहा है और वो किसानों तक पहुंच भी रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए कि आज के समय में आपके पास जैसे नाइट्रोजन देना है आपको, आप उसके लिए यूरिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, डीएपी का इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे तो उसके बदले में तमाम सारे जैव उर्वरक हैं, तमाम सारे जीव ऐसे हैं जो कि पौधों को ये सब सारी चीजें उपलब्ध करा रहे हैं। अगर किसान उस पर काम करें, उसको अपनाने का काम करें, तो ये बहुत अच्छी तरीके से किसानों के खेतों में बहुत स्वस्थ तरीके से काम करेगा। बिल्कुल। तो देखिए कितने तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, बहुत सारे ढेरों विकल्प हैं आप किसानों के पास, और इस तरह की चौपाल आयोजित करने का मकसद यही है कि आप तक ये जानकारी पहुंचे। फिलहाल इसी के साथ ही कृषि चौपाल में यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम जैविक प्रयासों की बात करेंगे, कैसे जैविक तरीकों को अपनाया जा सकता है, कैसे इससे उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। कुछ और नए मेहमान हमारे साथ होंगे, कहीं मत जाइएगा, देखते रहें कृषि चौपाल। डीप लर्निंग एल्गोरिदम के जरिए रियल टाइम इमेजरी डाटा पाना अब आसान हो गया है। जहाँ पे भी हाई रेजोल्यूशन जियो स्पेशियल डेटा की ज़रूरत है और उन सेक्टर्स में जो रेलेवेंट टूल्स हैं जिनकी लैंड जो है कहीं खो गई थी, तो उसको ढूंढने के लिए हमने पुराने सैटेलाइट डेटा को और अपने नए सैटेलाइट डेटा से और प्लस ड्रोन डेटा के साथ मैच करके उनकी लैंड को हमने लोकेट करा। हम सिर्फ टेक्नोलॉजी को बनाते नहीं, हम उनको फार्मर तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। देखिए कृषि स्टार्टअप इस शनिवार रात 9:30 बजे और पुनः प्रसारण सोमवार शाम 4 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि चौपाल, और इस बार का कृषि चौपाल आप तक पहुंच रहा है बनारस नगरी से। यहाँ पर कृषि के क्षेत्र में खासतौर पर सब्जी उत्पादन को लेकर बहुत
नए नए कार्य हो रहे हैं और उन्हीं की चर्चा आज के कृषि चौपाल में हम कर रहे हैं। हमारे साथ मेहमानों का एक नया पैनल जुड़ गया है, आइए उनसे आपकी मुलाकात करवा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर अनंत बहादुर जी हैं, विभागाध्यक्ष सब्जी उत्पादन। हमारे साथ डॉक्टर SK सिंह है, प्रधान वैज्ञानिक एग्रोनॉमी से। सर स्वागत है आपका। डॉक्टर KK पांडे, प्रधान वैज्ञानिक सब्जी सुरक्षा से। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जलवायु परिवर्तन की जो हम बात कर रहे हैं उसमें उत्पादन तकनीकें भी क्या बदलने की हमें आवश्यकता है और वो उत्पादन तकनीकें क्या हैं? बिल्कुल, जैसे किसान अब जलवायु परिवर्तन हो रहा, तापमान बढ़ रहा और तरह की परेशानियां आ रही, तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि सही चीज़ का, सही किस्मों का चुनाव करें, क्योंकि कुछ किस्में ऐसी आ गई जैसे डॉक्टर साहब ने पहले बताया होगा कि जिनको जो है आप परिवर्तन के हिसाब से ले सकते हैं कि गर्मी में भी टमाटर ले लें, उस तरह का आप कर सकते हैं। दूसरे हम लोगों ने एक तकनीक निकाली है जिसको फरो इरीगेटेड रेड बेड कहते हैं, जिसमें आप सब्जियां चौड़े बेड पे लगाते हैं और बेड के दोनों तरफ आप सब्जियां लगाते हैं और पानी सिर्फ कूण में देते हैं। तो इस तरह भी देखा गया, क्योंकि पानी की कमी भी आगे और ज़्यादा आने वाली है, सिंचाई के लिए पानी कम मिलेगा, तो आप चौड़ी जो है बेड है उस पर सब्जियां उगाएं और पानी कूण से दें। तो इस तरह देखा गया कि 36% पानी अकेले इससे बच जाता है। उसके साथ अगर आप मल्च का प्रयोग कर लेते हैं तो और ज़्यादा आपको उपज में बढ़ोतरी होती है और पानी लगभग 50-55% तक पानी बच जाता है। तीसरे हम लोग ग्राफ्टिंग तकनीक से इस समस्या से निजात पाने के लिए कोशिश किए। सबसे पहली शुरुआत हम लोगों ने किया कि जब टमाटर, क्योंकि आपका 24 घंटे भी पानी नहीं झेल पाता है, तो उसमें हम लोगों ने क्या किया कि बैगन की जड़ पर टमाटर लगाया और ये देखा गया कि 4 दिन तक भी अगर पानी लगा है तो उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उसी तरह अगर बैगन की जड़ पर हम टमाटर लगाते हैं, आप 50 दिन तक भी सिंचाई नहीं करते हैं, तब भी उसके उत्पादन पर फर्क नहीं पड़ता। तो इसी तरह हम लोग जो मूल वृंत हैं, जो नीचे जिसके ऊपर वो लगाते हैं, उसकी खोज जो क्षारीय मिट्टी है या लवणीय मिट्टी है या सूखा के लिए या जल भराव के लिए, उस तरह के मूल वृंतों की खोज कर रहे हैं। अभी रिसेंट में हम लोगों ने पोमैटो और ब्रिमैटो तकनीक निकाली। ये भी जलवायु परिवर्तन के लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि जो पोमैटो करते हैं उसमें नीचे हम आलू लेते हैं, ऊपर टमाटर लेते हैं। आप आलू देखते होंगे जनवरी के महीने में झुलसा रोग आता है, पूरा ख़त्म हो जाता है, लेकिन आलू के ऊपर अगर आपने टमाटर लिया है तो इसका प्रभाव बहुत कम होता है। उसी तरह एक ब्रिमैटो हम लोगों ने लिया है कि जिसमें बैगन टमाटर दोनों एक ही पौधे पर, और इसके लिए बैगन की अर्ध जंगली प्रजाति है उसको लिए हैं। ये जो मूल वृंत हम लोगों ने लिया है ये सूखा भी झेल सकता है, जल भराव भी 4 दिन का है तो वो भी झेल सकता है, या मिट्टी क्षारीय है तो उसको भी झेल सकता है। तो इस तरह जो है हम आप करके, या आपका प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन है, इसमें तापमान, आर्द्रता और लाइट को कंट्रोल करके आप थोड़ा समय इधर उधर भी कर सकते हैं। कि जो हम जैविक तरीकों की बात करते हैं ये किसानों के लिए कितना लाभदायक है, और क्या जो हम 3 गुना 4 गुना 5 गुना अधिक उत्पादन की बात कर रहे हैं, क्या वो जैविक तरीकों में भी उतनी ही संभव दिशा में जा सकती है? जैविक खेती में जब हम करते हैं तो सबसे पहला सिद्धांत है कि हमें ऐसी प्रजाति, ऐसी फसल को चुनाव करना चाहिए जो आपके जलवायु और वातावरण के अनुकूल हो तथा उसमें कीड़े और रोग व्याधि का प्रकोप कम पड़ता हो। यही नहीं, ऐसी सब्जियों प्रजातियों को चुनाव करना चाहिए जो रोग और कीट व्याधि के सहनशील हों। इसके अलावा आपको जब खेती करनी है तो सब्जियों को उनके ऑप्टिमम टाइम जिसको बोलते हैं, अनुकूलतम समय पर खेती करनी चाहिए। पिछेता या अगेती खेती करने में सब्जियों की बढ़वार प्रभावित होती है और साथ ही साथ उनमें कीड़े और बीमारियों के प्रकोप भी ज़्यादा होते हैं। ऐसा देखा गया है कि जब हम अच्छा एक फसल चक्र बनाते हैं तो वो हम मिट्टी की उर्वरता और रोग व्याधि के प्रकोप को भी कम कर सकते हैं। सभी सब्जियां और सभी कंडीशंस में ऑर्गेनिक फार्मिंग या जैविक खेती को नहीं किया जा सकता है। ऐसा रिसर्च में पाया गया है कि जैविक खेती के लिए बहुत सारी सब्जियां बहुत ही अनुकूल हैं और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स देती हैं। जैसे कि रबी के मौसम में अगर हम बात करें तो ब्रोकली हो गई, फूल गोभी हो गई, पत्ता गोभी हो गई, रूट वाली सब्जियों में, जड़ वाली सब्जियों में मूली हो गई, गाजर हो गया, पत्ती वाली सब्जियों में पालक हो गया, मेथी हो गया, कसूरी मेथी हो गया, जायद के समय में कुमड़ा हो गया, लौकी हो गया, लोबिया हो गया, ये काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। उसी तरह खरीफ के मौसम में अगर हम बात करें तो भिंडी हो गई, लौकी हो गई, लोबिया हो गई, ये सब फसल, और साग वाली में चौलाई की साग भी अच्छी उत्पादन देती है। साथ ही हमको एक ध्यान रखना है कि गंगा के ये पूर्वी उत्तर प्रदेश के गंगा के मैदानी क्षेत्र में सब्जी आधारित अगर फसल चक्रों को हम अपनाते हैं
तो उसमें भिंडी, मटर और लोबिया, ये सब अच्छी फसल चक्र हैं जो कि काफ़ी प्रॉमिसिंग हैं। और अगर इनका पोषक तत्व प्रबंधन करना हो हमें तो पोषक तत्व के रूप में हमें जितने भी ऑर्गेनिक इनपुट्स हैं, ऑर्गेनिक खाद हैं, उनको एकीकृत करके देना चाहिए। जैसे कि हम बताएं कि अगर भिंडी की खरीफ में आप फसल ले रहे हैं जैविक खेती में, तो आपको 10 से 15 टन गोबर की खाद, 3 से 4 टन वर्मी कंपोस्ट और 1 टन नीम की खली का प्रयोग प्रति हेक्टेयर के रूप में करें। साथ ही हमारे संस्थान द्वारा विकसित ट्राइकोडर्मा, एक्टिनोगार्ड और CRB7 को आप इस्तेमाल करें तो लगभग 100 से 125 कुंटल प्रति हेक्टेयर की उत्पादन क्षमता प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम सब्जी उत्पादन की बात करें तो उसमें IPM की क्या भूमिका है और कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है? IPM यानी कि एकीकृत नाशी जीव प्रबंधन कहते हैं। इस तकनीक में कई विधाओं को समावेश किया जाता है, जैसे कि भौतिक है, रासायनिक है, जैविक है, या अवरोधी किस्मों का है, या सस्यावर्तन की बात है, या फिर हम ये कहें कि कुछ ऐसी दूसरी सब्जियां हैं जिनको कि हम ट्रैक क्रॉप में यूज कर सकते हैं। तो कहने का मतलब कि इन सभी को मिला करके जब आप सब्जियों की खेती में प्रयोग करते हैं तो उससे रसायन की बिल्कुल ही आवश्यकता नहीं पड़ती है और रोगों और कीटों का समुचित निदान होता है। जी जी जी। जब भी IPM की विधि अपनाएं तो यह ध्यान रखें कि हम किसान भाई जो सब्जी के रोगों और कीटों के लिए जो IPM की तकनीक वैज्ञानिक द्वारा संतुलित की जाती है उसको फसल लगाने के समय से या बुआई करने के समय से या खेत जुताई करने के समय से ही प्रारंभ कर दें, ताकि जो है हम ऐसा उसमें व्यवस्था कर दें IPM की तकनीक से कि जब हमारी सब्जी लगे या उसमें फलत आए तो उस समय उसमें रोग और कीट ना लगे और किसी भी रासायनिक दवा का प्रयोग ना करना पड़े। आइए किसानों के सवाल ले लेते हैं। सब्जियों में सर ग्राफ्टिंग तकनीक के बारे में प्रशिक्षण कहाँ से प्राप्त करें और सर किसान इससे कैसे लाभान्वित? जी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अब जो है किसान धीरे धीरे ग्राफ्टिंग तकनीक को अच्छी तरह अपना रहे हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने पैसा दिया है कि आप किसानों को ट्रेंड करिए, किसान खुद ग्राफ्टिंग जो है करके वो जो है फसल उगा सके। तो इसके लिए यहाँ पर रेगुलर ट्रेनिंग, विशेष करके जून से लेके नवंबर तक हम लोग ट्रेनिंग करते हैं। 3 दिन की ट्रेनिंग होती है जिसमें आप अपना नाम लिखा सकते हैं। उस 3 दिन में आपकी ग्राफ्टिंग की सारी तकनीकें, उनका रखरखाव, खेत में कैसे लगाना है, उनसे क्या क्या फ़ायदे हैं, क्योंकि इनसे बहुत सारी बीमारियों से आप बच सकते हैं। वो किसान जो आज के किसान हैं उन्हें बताएं जैविक खेती पर कैसे वो शिफ्ट हो। जिस खेत पर आपको जैविक खेती करनी हो उस खेत में जब जैविक खेती आप प्रारंभ करेंगे तो शुरुआती के 2-3 साल परिवर्तन का एक कन्वर्जन पीरियड कहलाता है। और प्रमाणीकृत जैविक खेती में आपको 2-3 साल जो शुरुआत के हैं उसमें जैविक खेती की सारी विधियों को अपनाना है, जैसे कि क्रॉप रोटेशन। और क्रॉप रोटेशन के अंदर कम से कम एक दलहनी फसल को ज़रूर आप इंक्लूड करें उसके अंदर। इसके अलावा आप उस पर जैविक जितने भी आदान हैं उनको प्रयोग करके आप फसल उत्पादन करते हैं। 3 साल के बाद अगर सब कुछ सही रहा तो जैविक प्रमाणीकरण संस्था द्वारा आपके जो पद्धति है उस पद्धति को जैविक प्रमाणीकरण का सर्टिफिकेट मिलता है और तब उससे जो उत्पाद निकलते हैं उनको आप जैविक इंडिया ऑर्गेनिक का लोगो लगा के व्यवसाय कर सकते हैं। हम ये भी जानते हैं कि मृदा कितनी महत्वपूर्ण है फसलों के लिए और वो एक पोषण का इंजन है जो भी फसल हम उगाते हैं उसके लिए, लेकिन साथ ही पोषण के साथ साथ कई तरह की बीमारियां भी वहाँ से ट्रांसफ़र हो जाती हैं। तो मिट्टी जनित या मृदा जनित जो बीमारियां हैं उनका कैसे उपचार किया जाए या फिर उनका कैसे निवारण किया जाए? जैसा कि ये विदित है कि मिट्टी में लाभकारी और हानिकारक दोनों तरह के फफूंद और बैक्टीरिया रहते हैं। तो अब इसमें जो सब्जियों में खासकर बात की जाए तो बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं, जैसे कि आर्द्र गलन जिसको डैम्पिंग ऑफ कहते हैं, उठा होना, जड़ सड़न, तना सड़न, फल सड़न या फोमा झुलसा या आपका जो कुछ जीवाणु वाले जो बीमारियां हैं, खासकर बैक्टीरियल ब्लाइट जो नर्सरी में आती है, ये सारी बीमारियां मिट्टी से आती हैं और मिट्टी में ही फफूंद और इसके बैक्टीरिया जीवित रहते हैं। लेकिन एक और भी प्रकृति का ये वरदान है कि मिट्टी में कुछ ऐसे फायदेमंद फफूंद और बैक्टीरिया रहते हैं जिसको कि हम लोग निकाल करके प्रयोगशाला में और उसको बहुगुणन करके मल्टीप्लाई करके बृहद पैमाने पर किसानों के बीच में देते हैं। तो उसमें सबसे प्रचलित और पूरे दुनिया भर में सबसे ज़्यादा
फायदेमंद एक ट्राइकोडर्मा है, उसकी कई स्पीसीज हैं, हर्जियनम है, विरिडी है। तो ये सारी जो ट्राइकोडर्मा है वो खासकर मिट्टी में ही रहती है, मिट्टी में सड़े गले चीज़ों को खाती है। तो इसका ये फायदा है कि अगर आप इसको सब्जी में, चाहे वो नर्सरी में बीमारी लग रही हो या हमारी जो मुख्य फसल रोपाई के समय बीमारी लग रही है, जितने भी ये बीमारियां लग रही हैं, इसको मिट्टी में प्रयोग किया जाए या बीज का शोधन किया जाए। तो मिट्टी में प्रयोग करने के लिए ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि रोपाई या बुआई के कुछ दिन पहले ही इसका मिट्टी में मिला दिया जाए। जी। रोपाई के समय या बुआई के समय में बीज शोधन कर दिया जाए। लेकिन बीज शोधन के समय यह ध्यान रखने की जरूरत है कि जो बाजार में उपलब्ध लाल या हरे रंग से प्राइमिंग की हुई बीज है उसका प्रयोग ना करें, या किसी भी रासायनिक दवा से शोधित बीज का प्रयोग जो है ट्राइकोडर्मा के बीज शोधन करने के समय नहीं करना चाहिए। कुछ दूसरी एक सावधानी की जरूरत है कि ट्राइकोडर्मा मिट्टी में डालें तो यह ध्यान रखें कि मिट्टी में अधिक से अधिक जीवांश की मात्रा हो, चाहे वो कार्बनिक पदार्थ में हो, चाहे सनई या ढांचा के रूप में हो, या जिस किसी भी फॉर्म में हो, ताकि उस पर जो है उसका मिट्टी में ज्यादा बहुगुणन हो। जी। अब बात आती है कि ट्राइकोडर्मा के अलावा भी हमारे पास कुछ ऐसे एंटागोनिस्ट हैं जो बायोलॉजिकल कंट्रोल में यूज होते हैं, जैसे हमारे पास बैसिलस सबटिलिस है, या कीड़ों को मारने के लिए हमारे पास पैसिलोमाइसीज है, बेवेरिया है, लिकेनिसेरियम है, मेट्रीजियम है। इन सब भी ये मिट्टी में रहते हैं, इनको निकाल करके हम कीड़ों के जो खासकर रस चूसने वाले कीटों के ऊपर प्रयोग कर सकते हैं। जो मिट्टी में हमारे सूत्रकृमि है, जो सब्जी में चाहे वो भिंडी लगाएं चाहे कोहड़ा लगाएं, उसमें एक बहुत बड़ी समस्या आती है सूत्रकृमि की, जिसमें गांठें बन जाती है। उसके लिए भी जो कुछ ट्राइकोडर्मा की स्पीसीज हैं, या हमारी CRB7 बैसिलस सबटिलिस की स्पीसीज हैं, या पैसिलोमाइसीज हैं, या आर्थ्रोपोटाइट्स है, ये सभी बायो एजेंट्स को अगर आप मिट्टी में प्रयोग करें तो सूत्रकृमि का निदान बहुत आसानी से किया जा सकता है। सर, किसानों के सवाल भी ले लेते हैं। मेरा सवाल ये है सर, आजकल सरकार प्राकृतिक खेती पर जोर दे रही है, और सब्जियों में हम किस प्रकार प्राकृतिक खेती को कर सकते हैं, इसमें क्या क्या संभावनाएं हैं? आजकल जो संभावनाएं हैं सब्जियों में भी, जैसे रबी की सब्जियों में अगर हम पालक, मेथी के साथ मूली और मटर लगाते हैं तो इसका फ़ायदा किसानों को मिल सकता है। एक ही खेत में आप थोड़े थोड़े स्ट्रिप्स में लगा के इसका फ़ायदा ले सकते हैं। इसके अलावा मल्चिंग का बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है सब्जियों में, और उनका रिस्पॉन्स दिखता है। तो प्राकृतिक खेती हम अपना सकते हैं। हालांकि प्राकृतिक खेती के हमारी परंपरागत की कृषि है, और इसको बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई स्कीम लॉन्च किया है, जैसे परंपरागत कृषि विकास योजना। इन सब का इस्तेमाल करके किसान भाई प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे सकते हैं। और दूसरी चीज़, सबसे अच्छी चीज़ है कि इसमें रसायन का चूँकि प्रयोग नहीं होता है, तो आपके फल सब्जी में रसायनों का नहीं होता और आपके सेहत पर उसका प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। साथ ही मिट्टी की भी जो गुणवत्ता है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। इसमें जो है आपके सूक्ष्म जीवों की संख्या बहुत बढ़ जाती है, जो कि आगे चल के आपके फायदेमंद जो सूक्ष्म जीव होते हैं आगे चल के आपके फसल को मदद करते हैं। फिलहाल इसी के साथ ही कृषि चौपाल में यहाँ वक्त हो एक और छोटे से ब्रेक का। लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो उत्पादन के बाद की जो अगली सीढ़ी है, जो अगला चरण है, उसकी बात करेंगे। कार्यक्रम के पहले कॉलर जुड़ गए हैं। इस बीच हमारे पास कुछ ईमेल्स भी आए हैं। सवाल पूछिए अपना। में जो मकान पैदा करेंगे इनमें कौन सी सावधानी बरतनी है? गर्म इलाकों के लिए आप HRM 99 इनसे आप कुछ फल ले सकते हैं। जैस्मीन के पेड़ पे जैस्मीन फल निहार। उसको पूरी खुली धूप चाहिए। फसल में कीट लगा हो या कोई बीमारी, पशुपालन में हो कोई दिक्कत, या चाहिए कोई जानकारी, फोन उठाइए, नंबर मिलाइए और कहें हेलो किसान। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार शाम 6 से 7 बजे सिर्फ DD किसान पर। अब हमारे साथ मेहमानों का एक नया पैनल जुड़ गया है, जो कि हमें बताएंगे कि विपणन के क्षेत्र में और साथ ही कौन कौन सी वो योजनाएं हैं जो कि किसानों के लिए चलाई जा रही हैं। प्रसंस्करण कितना महत्वपूर्ण है, इसे कैसे किसान अपना सकते हैं, मूल्य संवर्धन कैसे किया जा सकता है, इन तमाम बिंदुओं पर इस भाग में चर्चा होगी। तो चलिए मेहमानों से आपकी मुलाकात करवा दें। डॉक्टर नीरज सिंह जी हमारे साथ हैं, प्रधान वैज्ञानिक सब्जी प्रसार में। सर, स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर राकेश कुमार दुबे, प्रधान वैज्ञानिक सब्जी उन्नयन में। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और डॉक्टर स्वाति शर्मा, वरिष्ठ वैज्ञानिक पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट में। तो सभी मेहमानों का स्वागत हमारे इस भाग में।
तो चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले डॉक्टर सिंह मैं आपसे जानना चाहूँगी कि किस किस तरह की परियोजनाएं चलाई जा रही हैं जो सरकार की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं कि हमारे किसान ज़्यादा से ज़्यादा सब्जियों की खेती को अपनाएं, और जो हम नवाचार की बात कर रहे हैं IPM जैविक खेती, बहुत सारी जो चर्चाएं हमने तरह की हैं वो उन्हें अपनाने के लिए रुझान दिखाएं। प्रमुख कुछ जो परियोजनाएं इस समय जो हमारे इस संस्थान के द्वारा चलाए जा रहे हैं उसमें सबसे पहले है फार्मर्स फर्स्ट। यह परियोजना पिछले 1 दशक से जो है ये बनारस और मिर्जापुर के अलग अलग गाँवों में यह परियोजना चलाई जा रहे हैं, और इस परियोजना की खासियत यह है कि इसमें किसानों की सहभागिता के साथ साथ जो फार्मर्स इनोवेशन की हम बात करते हैं उसे भी ध्यान में रखा जाता है, और उनके जो अवेलेबल रिसोर्सेज है, जो संसाधन उनके पास उपलब्ध है, उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो हमारे इस संस्थान की जितनी भी ये तकनीकें हैं उनको हम उन तक पहुंचाते हैं। और इसमें देखा गया है कि इससे हमारे लगभग जो है 15 से 30% तक की वृद्धि जो है सो अलग अलग जो है सो फसलों में पाई गई है। साथ ही साथ कुछ वर्गीकृत जो वो भी हमारे पास परियोजनाएं फ्लैगशिप प्रोग्राम ये चल रहे हैं, जैसे कि अनुसूचित जाति के लिए और अनुसूचित जनजाति के लिए। अनुसूचित जाति के लिए वैसे तो सरकार पूरे देश भर में ये कार्यक्रम चला रही है, मगर ये संस्थान 3 राज्यों में उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में ये कार्यक्रम जो है चला रहे हैं। और इस फ्लैगशिप प्रोग्राम में अनुसूचित जाति के जो हमारे किसान साथी हैं उनको जो है सो हम नई तकनीक के साथ साथ प्रदर्शन देते हैं, उसकी प्रशिक्षण देते हैं, स्किल डेवलप हम करते हैं जिससे कि वो उसे अडॉप्ट करें और कम लागत में, क्योंकि खेती की जब हम बात करते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि कम लागत जिससे कि मुनाफा ज्यादा हो, तो कम लागत में कैसे हम उसे कर सकें ये तकनीक हम बताते हैं। साथ ही साथ जो अनुसूचित जनजाति के जो ट्राइबल्स हमारे साथी हैं उसके लिए उत्तर प्रदेश और झारखंड ये 2 राज्यों में जो है सो हमारे ये फ्लैगशिप प्रोग्राम चल रहे हैं। और इसमें लगभग 40 गाँव में अब तक हम जो है सो अलग अलग जो है सो क्षेत्रों में जो है सो ये कार्य हम कर रहे हैं, प्रशिक्षण और स्किल डेवलपमेंट कर रहे हैं। साथ ही साथ जो हम प्रदर्शन कर रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेशन अलग अलग टेक्नोलॉजी के दे रहे हैं, और इससे किसानों को काफी लाभ हुआ है। एक कार्यक्रम और हमारे चल रहे हैं वो NEH रीजन के लिए जो है, जो नॉर्थ ईस्टर्न हिल रीजन है वहाँ पे चूंकि जैसे एक असामान्य जो है सो वहाँ की खेत होते हैं और वातावरण भी मिलते हैं, तो ऐसे में वहाँ की प्रोडक्टिविटी जो है उत्पादकता काफी कम है। इससे जुड़ा हुआ सवाल मेरा राकेश जी आपसे है, जो पूर्वोत्तर के राज्य वो तो ब्लेस्ड हैं, मतलब वहाँ पे तो बाय डिफ़ॉल्ट मैं कहूँगी कि प्राकृतिक खेती ही होती है, जैविक खेती ही है वहाँ पर, और कहा जाता है कि वहाँ सब्जी उत्पादन का बहुत स्कोप है और जिसे अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया गया है। तो इसे किस तरीके से देखा जा रहा है? हमारा संस्थान क्या वाकई में इस दिशा में कार्य कर रहा है और कितनी संभावनाएं हैं यहाँ पर? धन्यवाद। बहुत ही अच्छा प्रश्न। पूर्वोत्तर राज्य खास करके जो हमारे अगर आसाम को इंक्लूड करते हैं तो जो 7 सिस्टर हैं तो 8 राज्य बनते हैं, और एक तरीके से कहा जाए तो ये हॉर्टिकल्चर खास करके जो बागवानी फसलें हैं उनका वो खजाना है। उन सभी राज्यों में अगर हम सिक्किम को देखें तो बाय डिफॉल्ट एक तरीके से ऑफिशियली वो ऑर्गेनिक स्टेट के रूप में डिक्लेयर भी है। साथ ही साथ अगर हम नेशनल एवरेज से देखेंगे फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड एप्लीकेशन का, तो उन राज्यों में निश्चित तौर पर बहुत ही कम मात्रा में पेस्टिसाइड वगैरह का प्रयोग होता है। लेकिन एक सबसे बड़ी जो वहाँ के राज्यों में जो हम लोगों का, चूँकि मुझे खुद पूर्वोत्तर में सर्विस करने का अवसर मिला, तो मैंने उस अवसर में देखा कि वहाँ पर अगर किसी चीज़ की जो नेचुरल कांस्टेंट हैं वो तो है ही हैं, उसके अलावा जो सबसे बड़ी जो कमी है गुणवत्ता युक्त बीजों की कमी। पहुँच नहीं पाते सर बीज वहाँ पर। जी, तो उन गुणवत्ता युक्त सब्जी बीजों की जो अनुपलब्धता होती है उसके कारण शायद कहीं हमारा जो नेशनल एवरेज जो प्रोडक्टिविटी है कहीं जो हम 18.5 टन प्रति हेक्टेयर की दर पर हैं, वहाँ पर हमारे उन राज्यों में पूर्वोत्तर के राज्यों में कहीं 5 से 6 मैक्सिमम 8 टन प्रति हेक्टेयर की उपज होती है। तो वजह ये है कि जो उनका अपना बीज पैदा होता है उसी को बार बार यूज करते हैं। तो उस दिशा में भारतीय सब्जी अनुसंधान ने बहुत अच्छा पहल किया है। पिछले लगभग 5-6 सालों से हम लोग लगातार उनको ट्रेनिंग दे रहे हैं, फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन, और एक तरीके से हम जो वहाँ की ऑर्गेनाइजेशन हैं जैसे सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, ICR के विभिन्न सेंटर्स हैं, आत्मा के सेंटर हैं, KVK हैं, FPOs हैं, इनके माध्यम से हम उनको अलाइन करके और
अच्छी बात यह है कि लोकल उनकी भाषा में हम अपनी चीज़ों को, साइंटिफिक भाषा को वहाँ पर पहुँचा रहे हैं। अब मैं डॉक्टर स्वाति आपके पास आना चाहूँगी। देखिए, उत्पादन की बात करें, ज़्यादा से ज़्यादा फसलों का उत्पादन हो, उत्पादकता बढ़े, उसमें कसर नहीं है कोई। हमारे किसान पैदा करना जानते हैं, ज़्यादा पैदा करना जानते हैं, लेकिन एक और बिंदु है जिस पर शायद हम उतना अभी काम नहीं कर पा रहे हैं, वो है पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट। यानी तुड़ाई कटाई उपरांत जो वेस्टेज होती है वो बहुत ज़्यादा है। मेरे ख्याल से 20 से 25% वेस्टेज हो जाती है। तो ये कैसे रोका जा सकता है? आज देश ही नहीं, विदेश में भी, विश्व भर में तुड़ाई उपरांत जो क्षति है, खासकर फल और सब्जियों में, ये एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय लगातार बनी हुई है। यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल भी है कि 2030 वर्ष तक जो तुड़ाई उपरांत जो क्षति हो रही है, इसको कम से कम आधा कम किया जाए, मतलब 50% कम से कम हम लोग कम कर पाए। देखिए, आपने कहा उपज ज़्यादा हो जाती है, उपज ज़्यादा हो जाती है, पर हम लोग उसको बचा नहीं पाते। किसान की मेहनत बर्बाद हो जाती है। इसका एक कारण ये भी है कि सब्जियां और फल हैं क्या, वो क्या फल जब हम लोग तोड़ लेते हैं, वृक्ष से अलग हो जाता है, पौधे से अलग हो जाता है, तभी वो जीवित होती हैं। और वो नाशवान ज़्यादा अधिक इसीलिए होती हैं क्योंकि वो नमी बहुत तेज़ी से खो रही होती है, उनकी बनावट जो है मुलायम होती है, और रोग से उनकी लड़ने की क्षमता भी कम हो जाती है। और क्योंकि उनकी बनावट धीरे धीरे कम ठोस होती जाती है, तो वो रोगों के प्रति ज़्यादा सहनशील हो जाती हैं। इस कारण से उनमें रोग भी जल्दी लगते हैं। साथ ही जब हम लोग ट्रांसपोर्टेशन के दौरान, परिवहन के दौरान, उसमें जो दबाव से इंजरी है, जिसको कंप्रेशन इंजरी बोलते हैं, या इम्पैक्ट से जो इंजरी है, वो सब भी बढ़ जाता है। जी। तो इन कारणों से देश भर में, और विभिन्न आंकड़े जो विश्व भर के भी हैं, 5 से 25% तक, 30% तक भी विभिन्न फल सब्जियों में नुकसान देखा गया है। जी जी, बिल्कुल। तो चलिए अब किसानों से हम बात कर लेते हैं, किसानों के सवाल ले लेते हैं। कौन सवाल पूछना चाहेगा? सब्जियों के क्षेत्र में कौन कौन से अवसर हैं? जैसे कि आप इस संस्थान में, इस प्रवेश द्वार पे ही एक हमारा केंद्र है जिसे हम कहते हैं एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सेंटर, कृषि प्रौद्योगिकी सूचना केंद्र, जहां एक छत के नीचे आपको सारी जानकारियां जो है सो दी जाती है किसानों को। साथ ही साथ हमारे यहाँ एक ABI, एग्रीकल्चर बिजनेस इंक्यूबेशन यूनिट है, एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन यूनिट ABI के नाम से जानी जाती है। आपको उसमें पंजीकृत होना है। और उसके उपरांत, क्योंकि जब हम उद्यमी की बात करते हैं तो आपको जो है सो कई सारे जो है सो फैक्टर्स उसमें होते हैं, अलग अलग जो है सो सब्जियों में अगर हम देखे जाए तो आप जो है सो कई उसमें जो है सो हमारे पास उद्यमी के जो सो रास्ते हैं। जैविक खेती में आप जा सकते हैं, नर्सरी मैनेजमेंट में आप जा सकते हैं, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में आप जा सकते हैं, हाई वैल्यू क्रॉप में आप जा सकते हैं, प्रोसेसिंग में, एग्री एंटरप्रेन्योर की जो हम बात कर रहे हैं। और इसके लिए जो है सो हमारे यहाँ के जो साइंटिस्ट जो हैं वो आपको प्रॉपर गाइड करेंगे, एज ए मेंटर ट्रीट करेंगे। और उसके बाद आपको जितनी भी जानकारियां चाहिए, जैसे भी आपको हो, सारी प्रशिक्षण दी जाती हैं इसमें। अगला सवाल है मेरा डॉक्टर राकेश सर आपसे, कि जो अल्प दोहित सब्जियां हैं, पहले तो ये कि इसे समझाएं कि ये क्या होती हैं और इसके क्या लाभ हैं। अल्प दोहित सब्जियां बेसिकली अगर हम उनकी समझना चाहें तो वो सब्जियां हैं जिनके अंदर पोषक तत्व तो है और क्लाइमेट रेजिलियंस सब कुछ है, लेकिन एक उनको व्यावसायिक स्तर नहीं मिला, जिसको हम कमर्शियल प्लेटफॉर्म तक वो नहीं पहुंच पाई हैं। तो आज की डेट में हमें एक मोनोक्रॉपिंग जो मोनोकल्चर है, कि अगर हम कुछ विशेष सब्जी पर या विशेष फसलों पर, खास करके मैं उदाहरण पुनः देना चाहूँगा कि जैसे मेघालय राज्य, वहाँ पर हमारा राइस, तो जहाँ पर हम एक ही फसल का क्रमबद्ध से चलते हैं, तो ऐसे इलाकों में एक डेंजर, एक खतरा बना रहता है कि अगर कभी कोई ऐसी बीमारी आती है, कभी ऐसी कोई प्रकोप कीड़े का होता है, तो पूरी फसल चौपट हो जाएगी। तो ऐसी दशा में हमारे पास विकल्प क्या होगा? तो मुझे निश्चित तौर पर ये मानना चाहिए, यकीनन ये होना चाहिए कि फसल में विविधीकरण लाना जरूरी है। तो अगर वो मुख्य फसलों को हम जोड़ते हैं, साथ साथ अगर हम अल्प दोहित सब्जियां जिनका कि आज व्यावसायिक स्तर नहीं है, तो किसान भाई उनको अपनी मुख्य फसल के साथ साथ इन फसलों को भी खेती के लिए उगाना चाहिए। और सबसे अच्छी बात है कि इन फसलों में जलवायु के प्रति सहिष्णुता, अनुकूलता बहुत अधिक है। वो किसान जो छोटे किसान हैं, जिनके पास बहुत ज़्यादा पूंजी नहीं है, वो कोई प्लांट नहीं लगा सकते, कोई मशीन लगाने की उनकी क्षमता नहीं है आर्थिक तौर पर, उनके लिए क्या सुझाव है? वो प्रसंस्करण कैसे करें अपनी सब्जियों का, अपने फलों का? प्रसंस्करण के लिए निश्चित ही हमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है, पर अगर हमारा टर्नओवर ज़्यादा हो, मतलब प्रतिदिन हम लोग अगर ज़्यादा प्रसंस्करण करना चाहें तो हमें ज़रूरत पड़ेगी। पर अगर हम लोग लघु स्तर या घरेलू स्तर पर कुछ बनाना चाहें, तो ऐसे बहुत सारे कई तरह के प्रसंस्कृत उत्पाद हैं जो आप घर पे बना सकते हैं।
FPO के माध्यम से बहुत सारे किसान हैं जो जुड़कर एक साथ उसकी ब्रांडिंग कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप ले लीजिए निर्जलीकृत सब्जियां। पहले भी घरों में सुखौते सब्जियों के बनाए जाते रहे थे, ये कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन निर्जलीकरण प्रसंस्करण की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ड्राइड बात करते जी, हैं। ड्राइड प्रोडक्ट्स जो होते हैं बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, आप लोग बड़े आराम से घर में आसानी से करके छत पर भी कर सकते हैं। तो जैसे सौर ऊर्जा से जब हम लोग करते हैं तो वो एक निश्चित समय में ही हो पाता है, पर अगर हम लोग एक छोटा सा उपकरण कैबिनेट ड्रायर ले लें तो हम लोग बड़ी ही आसानी से उसको चलाना भी बड़ा आसान है और लो कॉस्ट कम दाम पर बन सकने वाली, कम से कम 6 महीने तक आसानी से भंडारित होने वाली निर्जलीकृत उत्पाद बना सकते हैं। इसके साथ ही सरकार की एक बहुत अच्छी योजना भी चल रही है, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण योजना। इस योजना के अंतर्गत जो भी किसान भाई हैं वो जब छोटे स्तर पे कोई उद्योग लगाते हैं तो उसमें उन्हें अधिकतम 35% तक सब्सिडी और या फिर 10 लाख रुपए इसकी सहायता सरकार देती है, तो उद्योग आप लगा भी सकते हैं और खुद से कर भी सकते हैं। चलिए किसानों से बात कर लेते हैं। किसी और का सवाल है? अगर किसी किसान को बीज चाहिए तो वो घर बैठे किस प्रकार से यहाँ से बीज प्राप्त कर सकते हैं? निश्चित तौर पर हम सभी जान रहे हैं कि ये डिजिटल इरा है, डिजिटल प्लेटफॉर्म आज की डेट में बहुत सारे हैं। तो संस्थान का वेबसाइट है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, इवन ट्विटर वगैरह, ये सब अकाउंट। इसके साथ साथ किसान हमारे डायरेक्टर साहब को नाम से एक मेल करता है, वो बीज की डिमांड कर सकते हैं, ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर करके बीज की पैकिंग तो सर ये जो आप आईडी बता रहे हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब ये जाकर के सर्च करेंगे तो मिल जाएगा? सब कुछ उनको मिल जाएगा। साथ ही साथ इवन मनी ऑर्डर से करके अगर वो पैसा भेज देते हैं, बैंक ट्रांसफर करके भेजते हैं, तो यहाँ से उच्च गुणवत्ता युक्त अच्छे से पैकिंग करके उनके घर तक पहुँच जाता है। किसी और का सवाल है? कोई और सवाल पूछना चाहेगा अभी? सब्जियां हैं जैसे भिंडी है, मिर्च है और करेला है, इसकी भंडारण बहुत कम होती है, किसान इससे ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार कैसे करे, अच्छे दिनों ज़्यादा दिनों तक कैसे रखें? आपने जो फसलें कही जैसे भिंडी, तो भिंडी का डिहाइड्रेटेड फॉर्म बनाया गया है, विकसित किया गया है। भिंडी को सुखाकर आप कैसे रख सकते हैं, उसमें कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं डाला जाता है, फिर भी वो हरा बना रहता है और आप इसको कभी भी उपयोग कर सकते हैं। ये कम से कम आप 6 से 8 महीने तक ठंडे जगह पर भंडारित करके आसानी से रख सकते हैं। दूसरा आपका फसल था करेला। यहाँ से करेला चिप्स बनाया गया है। जैसे हम लोग आलू के चिप्स खाने के तो आदी हैं, सब लोग खाते हैं, तो करेला का चिप्स स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बहुत फ़ायदेमंद है और करेला का चिप्स भी यहाँ बनाया गया है। उसे भी आप आसानी से 6 से 8 महीने तक भंडारित कर सकते हैं। ये दोनों निर्जलीकरण विधि से ही बनाई गई है और कम दाम में बनती है, महंगी नहीं है। तीसरा इनका मिर्च था और हरी मिर्च भी बहुत ही कम उसकी भंडारण अवधि होती है। उसको स्टोर करना कोल्ड रूम में भी मुश्किल होता है क्योंकि 5 से 7 डिग्री पर तो ठीक है, पर उसके नीचे वो गलन होने लगती है और 5 से 7 में भी कई बार कई किस्मों में चिलिंग इंजरी यानी कि गलन की समस्या देखी गई है। तो हरी मिर्च का पाउडर भी हमारे भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान ने विकसित किया है, जिसमें तीखापन और हरा रंग बना रहता है। तो ये 3 उपाय हैं जो हम लोग आसानी से इन चीज़ों का प्रसंस्करण करके इसको रख सकते हैं। जी जी बिल्कुल। सर अब अंत में आपसे मेरा सवाल है, देखिए हमने बहुत सारे बिंदु पर बात की, शुरुआत से लेकर अपने इस भाग तक। जो प्रयास किए जा रहे हैं आपके संस्थान के द्वारा, जो किस्में विकसित की जा रही हैं, उनका किस तरह का प्रभाव आप देख पा रहे हैं? अगर आप देखें तो पिछले जो है सो अगर जब से संस्थान हमारी ये बनी है तो अभी तक हमने जो है सो लगभग जो है सो 16 फसलों में 47 अलग अलग किस्में जो उनकी विकसित की गई हमारे संस्थान के द्वारा, उसे 98 हमने जो है सो अभी टेक्नोलॉजीज जो है वो कमर्शलाइज कर चुके हैं, लाइसेंसिंग कर चुके हैं। ये सारी हमारी जो है सो नॉन एक्सक्लूसिव ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है, जोरदार तालियां हो जाए। इसके साथ साथ जो है अगर आप बात करें तो हमारी जो है सो कुछ प्रमुख किस्में हैं, उसके हम इम्पैक्ट भी देखते रहते हैं कि क्या इम्पैक्ट, क्योंकि देश में जो हम अपनी टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, फार्मर से उसको ले रहे हैं, तो उससे क्या आर्थिक लाभ हो रही है, वो एक महत्वपूर्ण विषय है। यानी एक 2 वे चैनल, कम्युनिकेशन चैनल, ताकि पता भी चले। जैसे कि मैं बताना चाहूँगा यहाँ अपने साथियों को कि जैसे कुछ हमारी किस्में हैं, जैसे कि बात करते हैं टमाटर में काशी अमन है या जो है लोबिया में काशी कंचन है। इस तरह 7-8 फसलों की अगर हम बात करें तो इसका एक अध्ययन में हम लोगों ने पाया है कि पिछले 1 दशक में जो है ये लगभग जो है 10.4 लाख हेक्टेयर एरिया में ये लगाए गए हैं और इससे करीब जो है सो 395 करोड़ रुपए की जो है आर्थिक लाभ हुआ है। अगर हम इसको सालाना या वार्षिक आधार पर बांटे
तो लगभग जो है तो 1 लाख हेक्टेयर जो है बहुत वर्ष बहुत जो लाभ ये हो रहा लगाए है, जा रहे बिल्कुल हैं बिल्कुल। और इससे करीब करीब 40 करोड़ रुपए की जो है वो आर्थिक लाभ किसानों को हो रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप हमारे कार्यक्रम के साथ जुड़े, किसानों से सीधा आपने यहाँ पर बातचीत की और उनके सवालों के भी जवाब दिए और इस पूरे विषय को बहुत ही सरल और सहज तरीके से हमारे किसान तक पहुँचाए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी घर बैठे हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। कैसे? एक सवाल का जवाब देकर। हमारा आज का सवाल है, काशी कंचन किस सब्जी की प्रजाति है? ए टमाटर, बी बैंगन, सी मिर्च, डी लोबिया। 4 ऑप्शन है, इनमें से जो भी सही जवाब है ABCD ये आप हमें टाइप कर यानी अपने मोबाइल व्हाट्सएप के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं। इसके लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर ले 8800520717। आप जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो ऑप्शन टाइप करें और व्हाट्सएप कर दें, जो कि हम तक पहुंच जाएगा। और जो सही जवाब देने वाले हैं उनके नाम की घोषणा कार्यक्रम के अगले एपिसोड में की जाएगी। फिलहाल इसी के साथ ही इस पावन नगरी से आपसे विदा लेंगे, लेकिन आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ। अगली चौपाल में फिर होगी आपसे मुलाकात, सजेगी किसानों की चौपाल, होंगे विशेषज्ञ और होगी सीधे बातचीत। नमस्कार।